हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत। ठीक है, और ये हमारे चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली विरासत का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी व्यवस्था या शासन जो होता है वो अपने पीछे क्या छोड़ के गया है, अपने पीछे क्या क्या उसने प्रभाव छोड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे उसने शासन किया है, तो वो होती है उन लोगों की विरासत। तो ये यूरोपीय उपनिवेशवाद जो था ये भारत में क्या पीछे छोड़ के गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत पर यूरोपीय, मुख्यतः ब्रिटिश की हम बात कर रहे हैं, ये विजय और शासन किसी भी प्रकार से सभ्यकारी अभियान नहीं था। ठीक है, चैप्टर में हमने देखा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि इनका ये जो दूसरे उपनिवेशों पर जो अधिकार करने वाला जो अभियान है वो इनका सभ्यकारी अभियान है, ये हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है, क्योंकि भारत की अपनी सभ्यता यूरोप से कहीं प्राचीन थी। ठीक है, भारत की खुद की सभ्यता, सभ्यता मतलब भारत में शहर थे, भारत जो है वो दूसरे देशों से व्यापार करता था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, भारत पहले से डेवलप्ड था, भारत में अपनी खुद की सभ्यता थी जो कि यूरोप से बहुत पुरानी थी। जब ये लोग जंगलों में घूमते थे ना, तब हम दूसरे देशों से व्यापार करते थे और भारत पूरे विश्व में जाना जाता था। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनका ये जो शासन है ये सभ्यकारी अभियान था भारत में। ठीक है, ये कहना सरासर गलत है। यह शासन अधीनता और शोषण की नियमित व्यवस्था थी। ठीक है, पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी ये कि शोषण किया जाएगा यहाँ का, भारत का, और इनको अपने अधीन, अपना गुलाम बना के रखा जाएगा, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर क्रूर दमन जो है वो किया जाता था। मतलब अगर लोग इनके खिलाफ खड़े होते हैं तो लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था। ठीक है, केवल कुछ सीमित भारतीय अभिजनों ने ब्रिटिश शासन को स्वीकार्य माना। मतलब कुछ ऐसे भारतीय अभिजन मतलब अमीर लोग, यानी समाज का एक शक्तिशाली एक वर्ग होता है, ठीक है, जिसको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं, जैसे कि जमींदार थे, कुछ शासक थे, कुछ शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड पीपल। वो कुछ ही लोग ऐसे थे, कुछ सीमित लोग जो ब्रिटिश शासन को स्वीकार मानते थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो लोग नहीं थे, लेकिन बाकी के जो भी लोग थे, शेष भारतीय जो थे, वो सब इनके खिलाफ थे और उन्होंने उपनिवेशवाद से पीड़ित विश्व के अन्य उपनिवेशित क्षेत्रों की भांति अन्याय, उत्पीड़न मतलब कि उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था, उन पर जुल्म ढाले गए थे। ठीक है, हिंसा उनके साथ में हुई, मारपीट हुई और विस्थापन उनको सहना पड़ा, मतलब अपनी ही जगह से उन्हें हटना पड़ा। तो ये चीज़ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के अन्य उपनिवेशित क्षेत्रों में भी लोगों को सहनी पड़ रही थी। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है और भारत में भी यही सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है वो उपनिवेश बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि ये हमें सभ्य बनाने के लिए आए थे। ठीक है ना, ये साफ साफ आपको याद रखना है। उसी समय इस औपनिवेशिक शासन के कुछ अनअपेक्षित परिणाम भी हुए। अनअपेक्षित परिणाम मतलब कि ऐसे परिणाम हुए जो कि सोचे नहीं थे, जिनकी अपेक्षा या जिनकी उम्मीद नहीं करी गई थी। ठीक है, क्या परिणाम हुए? इसने भारत को विश्व से और विश्व को भारत से जोड़ा, या ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि पुनः जोड़ा। ठीक है, मतलब कि भारत जो है वो पहले से विश्व से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो जुड़ाव जो है वो कम हो गया था इन्हीं अंग्रेज़ों की वजह से, लेकिन धीरे धीरे करके वापस से भारत पूरे विश्व से जो है वो जुड़ने लगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं पुनः जोड़ा। ठीक है, क्योंकि भारत की संस्कृति की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी, क्योंकि ये जो यूरोपीय थे वो भारत के ग्रंथों की स्टडी कर रहे थे। इसकी अभी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, ब्रिटिश शासन और कुछ हद तक फ्रांसीसियों की बात करें, क्योंकि फ्रांसीसी जो है वो पुदुचेरी वाले एरिया में जो है अपनी कॉलोनी बनाकर बैठे हुए थे, वहाँ पर इनका अधिकार था भारत में। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्रों के, जहाँ पे इनका अधिकार था, उसके प्रत्येक पक्ष के बारे में व्यवस्थित रूप में विस्तार से लिखा। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट की इन्होंने स्टडी करी और उनके बारे में लिखा एक सिस्टमैटिक तरीके से। उन्होंने इस उपमहाद्वीप का गहन सर्वेक्षण किया, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, यहाँ का इन्होंने सर्वेक्षण किया, सर्वे किया। ठीक है, इंफॉर्मेशन निकाली, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और बड़ी विस्तृत जाति सूचियाँ बनाई। जाति सूचियाँ मतलब अलग अलग जातियों की सूचियाँ, बेसिकली हम इसको एथनिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इन लोगों ने एथनिक ग्रुप की लिस्ट तैयार करी। ये एथनिक ग्रुप या जातीय समूह क्या होता है? इनमें कुछ समान चीज़ें होती है, जैसे कि इनकी भाषा जो है वो सेम होगी, इनका कल्चर सेम होगा, इनकी संस्कृति, रहन सहन का तरीका, इनकी परंपराएं जो हैं वो सेम होती हैं, इनका इतिहास सेम होता है। वो सब एथनिक ग्रुप होते हैं या जातीय समूह होते हैं। ठीक है, तो जितने भी जातीय समूह थे उनकी इन्होंने लिस्ट तैयार करी,
यद्यपि वे सूचियां त्रुटिपूर्ण थी, ये जो इन्होंने लिस्ट बनाई थी ना, ये गलत थी, त्रुटिपूर्ण थी, गलतियां थी इनमें। क्यों गलतियां थी? क्योंकि इन्होंने उसमें नस्ल की अवैज्ञानिक किंतु प्रचलित अवधारणाओं का उपयोग किया था। उस समय पर यह अवधारणा प्रचलित थी, लेकिन ये अवैज्ञानिक अवधारणा है, मतलब साइंटिफिक नहीं है। और नस्ल क्या होता है? नस्ल बेसिकली जब हम लोगों को उनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उनको हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे उनका स्किन का कलर कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, उनकी आंखें किस तरीके से हैं, उनके चेहरे की बनावट कैसी है, नाक कैसी है, ठीक है। इन सभी के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप में पहले बांट दिया था इन ब्रिटिशर्स ने, वही है नस्ल। तो ये नस्ल जो है वो अवैज्ञानिक धारणा इसीलिए है क्योंकि जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि हमारे अंदर जो डीएनए होता है, जो जीन्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के होते हैं, वही चीज़ है जेनेटिक्स, ठीक है। इसी जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स है बेसिकली सब्जेक्ट है, ये मान के चलो। तो इसके अनुसार नस्लें नहीं होती, मतलब ये नस्ल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम सिर्फ शारीरिक विशेषता के आधार पर लोगों को एक अलग अलग ग्रुप में बांट दें, जैसे कि गोरे लोग अलग कर दें, काले लोग अलग कर दें, तो ये बिल्कुल अलग ही ग्रुप हम बना दें, वो चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग नहीं होते लोग। इसीलिए बोला जा रहा है कि नस्ल का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। नस्लें नहीं होती हैं, लेकिन जीन्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिफरेंस ज़रूर होते हैं लोगों में, मतलब सबका डीएनए अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो डीएनए मैच करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना कि हम लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में नहीं बांट सकते हैं, ओके। वही है नस्ल का कॉन्सेप्ट, जो कि गलत था। इसीलिए ये सूचियां त्रुटिपूर्ण थीं, क्योंकि इन्होंने नस्ल के आधार पर ही जाति सूचियां बनाई, ठीक है। इन्होंने काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेद किया था। ये मानते थे कि हम गोरे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं और काले लोग जो हैं वो गुलाम बनने के लायक हैं, ये चीज़ इन लोगों में थी, ठीक है। उन्होंने भारत के स्मारकों के दस्तावेज बनाए। स्मारक मतलब जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ऐतिहासिक रूप से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं, जैसे कि भारत में कई सारे पुराने मंदिर हैं, है ना। हमने कितने सारे मंदिर पढ़े हैं, हमने होयसल के मंदिर पढ़े, हमने विट्ठल मंदिर पढ़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। और बिल्डिंग्स भी हैं जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह वगैरह, ठीक है। इनके इन्होंने दस्तावेज बनाए, डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने तैयार किया, मतलब एक लिखित रूप में इनका रिकॉर्ड इन्होंने तैयार करना शुरू किया कि भारत में आकर है क्या क्या चीज़। उनकी कला और वास्तुकला का अध्ययन किया, ठीक है, किस कला का उसमें इस्तेमाल किया गया है। वास्तुकला मतलब जो इमारत है उसको बनाने की कला कैसी है, किस तरीके से बनाई गई है, उसका इन्होंने अध्ययन किया। कुछ खंडहरों को, मतलब कुछ ऐसी इमारतें जो कि जिनमें तोड़फोड़ की गई थी, तो उनको इन्होंने पुनर्स्थापित किया, मतलब दोबारा से जो है वो बनवाने की कोशिश करी। और पुरातत्व शास्त्र का आरंभ किया। तो पुरातत्व शास्त्र का आरंभ किसने किया? अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशों ने किया, ठीक है। बाकी पुरातत्व शास्त्र क्या होती है? पुरा यानी कि पुराने, और तत्व मतलब जो भी हमें एविडेंस या साक्ष्य मिलते हैं इतिहास के, उसकी शास्त्र। इसको बेसिकली हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमें फिजिकल रिमेन्स मिलते हैं, फिजिकल रिमेन्स जैसे कि कहीं से हमें बर्तन मिल रहे हैं, सिक्के मिल रहे हैं, हड्डियां मिल रही हैं, ज्वेलरी मिल रही है, ठीक है। और ये बहुत पुरानी, जो हमें हज़ारों सालों पहले के जो अवशेष मिलते हैं, उसकी स्टडी की जाती है पुरातत्व शास्त्र में, ठीक है। उन अवशेषों के आधार पर ही हिस्ट्री जो है वो लिखी जाती है। जैसे आपने सुना होगा जो हड़प्पा सभ्यता है, या जिसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, उसकी जो भी हिस्ट्री लिखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ जो उसके फिजिकल रिमेन्स मिले हैं उसके बेसिस पर लिखी गई है, क्योंकि वहाँ से हमें कोई भी ऐसी लिखी हुई कोई किताब वगैरह नहीं मिली है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है पुरातत्व शास्त्र। किंतु इस प्रक्रिया में उन्होंने तथा अन्य औपनिवेशिक शक्तियों ने, इसका मतलब समझ रहे हो, अन्य औपनिवेशिक शक्तियाँ कि जो यूरोपीय लोग और जो आए थे जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी वगैरह, वो सब, ठीक है। तो इन्होंने भारत से हज़ारों तो मूर्तियाँ, हज़ारों चित्र मतलब पेंटिंग, रत्न यानी कि कीमती पत्थर जो होते हैं, पांडुलिपि होती है बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है। पहले प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी,
की किताब छाप दी, तो हाथ से ही पूरी मोटी मोटी किताबें जो हैं वो लिखी जाती थी, ठीक है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। और अन्य सांस्कृतिक धरोहरें इन लोगों ने चुरा ली। जो भी चीज़ हमारे कल्चर का पार्ट थी वो अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोग चुरा कर ले गए, यूरोप में ले गए, यूरोपीय संग्रहालयों में, मतलब म्यूजियम में इन लोगों ने रख दी वो जाके, या फिर निजी संग्रहों में भेज दिया गया। निजी संग्रह मतलब पर्सनल कलेक्शन, ठीक है, कोई इंसान जो है अपना खुद का कलेक्शन रखता है तो उसमें भेज दिया गया ये चुराए गए सामान। साफ साफ यहाँ पे लिखा है चुराया है इन्होंने, क्योंकि ये हम लोगों की मर्जी से नहीं गया है सामान वहाँ पे, ठीक है, छुपा छुपा कर लेके गए हैं ये, चुरा चुरा के भारत से। जहाँ यह भारतीय संस्कृति तथा विरासत की गंभीर क्षति थी, ये हमारे लिए नुकसान की बात है कि हमारी चीज़ें दूसरे देश में जा रही हैं, हमारी संस्कृति की चीज़ें, हमारी विरासत की चीज़ें दूसरे देश में जा रही हैं। वहीं इसने यूरोपीय समाज में भारतीय कला की सराहना को भी प्रेरित किया, ठीक है, यूरोप में क्योंकि ये सारा सामान जा रहा था तो वहाँ पे भारतीय कला की सराहना की जा रही थी, मतलब तारीफ की जा रही थी कि भारतीय कला जो है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, लोगों में और ज़्यादा इंटरेस्ट जग रहा था। तो ये चीज़ हो रही थी यूरोप में, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना, चाहे उन्हें इंटरेस्ट जगे, चाहे वो तारीफ़ करें या ना करें, हमारी तो संस्कृति का हास हो गया ना, अपने देश में ले जा के रख लिए उन्होंने चुरा चुरा के। तो ये सिर्फ चोर थे, जबकि बोल ये रहे हैं कि हम सभ्यकारी जो है वो तुमको बनाने आए हैं, ठीक है, तो गलत धारणा ये बिल्कुल। ऐसी सांस्कृतिक चोरी विश्व के सभी उपनिवेशों में हुई, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ठीक है, वर्तमान समय में अनेक स्थानों पर इन सांस्कृतिक धरोहरों को उनके मूल देशों में वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं। मतलब जो अलग अलग देशों से सामान लेकर गए हैं ये यूरोपियंस, इनके देश से वापस लाने की बातें अलग अलग देश उठा रहे हैं और अपने मूल देश में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भारत भी ऐसी कोशिशें कर रहा है, भारत ने भी काफ़ी सारी चीज़ें लगभग 650 से ज़्यादा अपने देश में वापस जो है वो मंगाई भी हैं अलग अलग प्रयासों से, ठीक है। अब इसने भारत को विश्व से और विश्व को भारत से जोड़ा या पुनः जोड़ा, वाक्य में पुनः जोड़ा हमने क्यों सम्मिलित किया है ये आप बताओ, ठीक है। और पहले इसका आंसर देख ले रहे हैं। तो क्योंकि भारत का दुनिया के दूसरे हिस्सों से संपर्क अंग्रेज़ों के आने से बहुत पहले से था, ठीक है। आपने हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ा ही होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है ना, लेकिन तब भी हम दूसरे देशों से व्यापार करते थे। प्राचीन समय में भारत के दूसरे देशों के साथ व्यापार, यात्राओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के संबंध थे, मतलब संस्कृति का भी एक्सचेंज जो है वो होता था लोगों देशों के बीच में। इसलिए ब्रिटिश शासन ने भारत को दुनिया से पहली बार नहीं जोड़ा था, ये याद रखना, बल्कि भारत के पुराने संबंधों को उन्होंने एक नए तरीके से फिर से जोड़ा है, ठीक है। पुराने ही संबंध हैं लेकिन नए तरीके से जुड़ रहे हैं अब। कुछ लोग कहते हैं कि चोरी की गई सांस्कृतिक धरोहरें विदेशों में अधिक सुरक्षित रहीं, ये कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। आपके अनुसार क्या इन्हें भारत वापस लाना उचित होगा? समूह में चर्चा करें। तो देखो, बिल्कुल इन्हें भारत वापस लाना उचित होगा, चोरी की गई सांस्कृतिक धरोहरों को भारत वापस लाना उचित होगा, क्योंकि वे भारत की कला, संस्कृति, विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और जिस देश की वो संस्कृति का हिस्सा है वहीं पे तो होनी चाहिए ना वो। उन्हें उनके मूल देश में वापस लाने से भारत की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उन्हें अपनी ऐतिहासिक विरासत के रूप में समझ सकेंगी। जब वो भारत में चीज़ होगी ही नहीं तो आने वाली पीढ़ियां वो उस चीज़ को जान कैसे पाएंगी ना। हालांकि उनकी सुरक्षा और संरक्षण की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि ये तर्क दिया जा रहा है कि ये विदेशों में ज़्यादा सुरक्षित रहीं, ठीक है। अगर कोई ये कह रहा है तो इसी वजह से फिर जो है अपने देश में इसी सुरक्षा व्यवस्था की ज़्यादा हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए, ठीक है। ये हुए आपके यहाँ तक सवाल। अब यद्यपि ब्रिटिश विद्वान संस्कृत भाषा में निपुण होने वाले प्रथम यूरोपियन नहीं थे, मतलब प्रथम यूरोपीय ब्रिटिश विद्वान नहीं थे जिन्होंने संस्कृत सीखी, इनसे पहले भी और यूरोपीय देशों ने संस्कृत सीख ली थी। हमने देखा है ना कि यूरोप में तो ये पूरा ही कॉन्टिनेंट है, इसमें अलग अलग देश हैं, ये पुर्तगाल, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन या यूके बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ये इटली है, ऐसे ही ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक जो हैं ये सब यूरोपीय देश हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स से पहले ही संस्कृत की स्टडी कर ली थी, भारत में आकर सीखते थे संस्कृत कुछ देश, जैसे कि इटली हो गया, ठीक है, इटली, जर्मनी। तो तथापि उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने का कार्य अवश्य आरंभ किया। भले ही पहले यूरोपीय ना रहे हो कि उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी हो, लेकिन इन्होंने जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका यूरोपीय भाषाओं में, इनकी जो अलग अलग भाषाएं थी जैसे कि अंग्रेज़ी थी, फ्रांसीसी वगैरह थी, उसमें अनुवाद करने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है।
तत्पश्चात फ्रांसीसी, इसके बाद फ्रांसीसी भी ये काम शुरू करते हैं, जर्मन शुरू करते हैं और अन्य यूरोपीय विद्वान भी इस पथ पर अग्रसर हुए, ये ट्रांसलेशन वाला काम शुरू करते हैं। इस अध्ययन के पीछे विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं थीं। तो ये हमारे ग्रंथों की स्टडी कर क्यों रहे हैं? एक तरफ ये हमसे ये भी बोल रहे हैं कि हम जंगली हैं और दूसरी तरफ हमारे ही ग्रंथों की स्टडी भी कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे यूरोपीय देश इस काम में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं भाई? तो कुछ विद्वान तो भारत की प्राचीन संस्कृति के वास्तविक जिज्ञासु अथवा प्रशंसक थे। ठीक है, उनको भारत की संस्कृति अच्छी लगती थी, उसके बारे में जानना अच्छा लगता था, जबकि अन्य का उद्देश्य यह था कि भारतीय भाषाओं एवं ग्रंथों के अध्ययन द्वारा ईसाई धर्म की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना अधिक सरल होगा। मतलब कि अगर भारतीय भाषाओं और ग्रंथों की हम उनका अध्ययन कर लेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें क्या लिखा हुआ है, तो हम अपने ईसाई धर्म की श्रेष्ठता जता सकेंगे। हम कंपैरिजन करके बता सकेंगे कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसीलिए ईसाई धर्म का पालन करो। इसीलिए ये लोग ये इन सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ का उद्देश्य इसी वजह से था ईसाई धर्म के लिए, और कुछ विद्वानों का उद्देश्य था कि वो नॉलेज लेना चाहते थे, इसीलिए। ठीक है, संस्कृत अध्ययन तथा ग्रंथों का यूरोप में प्रसार तथा उसके पश्चात अन्य भारतीय भाषाओं का भी जो है वो प्रचार होता है, क्योंकि संस्कृत के बाद में और भी भारतीय भाषाओं की स्टडी की जाती है। ठीक है, यूरोप में इनका प्रसार हो रहा है, तो ये एक प्रकार से नव महाद्वीप की खोज के तुल्य था। ठीक है, नव महाद्वीप की खोज मतलब इनके लिए बिल्कुल ऐसा था ये कि इन्होंने एक नए महाद्वीप की ही खोज कर ली है। नए महाद्वीप की इन द सेंस कि जब अगर कोई नए महाद्वीप की खोज होती है तो लोगों को एक नई दुनिया के बारे में पता चलता है, वहाँ की नई नई चीज़ें उनको जानने के लिए मिलती हैं। वैसे ही भारतीय ग्रंथों के यूरोप में पहुँचने से यूरोपीय विद्वानों को भारतीय ज्ञान और विचारों की एक नई दुनिया का पता चलता है। ठीक है, नई नई चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। तो भारत के ग्रंथों का जो प्रसार हो रहा है यूरोप में, वो इसीलिए उनके लिए एक नव महाद्वीप, एक नए महाद्वीप की खोज के समान ही है ये। जैसा कि जर्मन दार्शनिक गेओर्ग हेगेल ने कहा है। तो ये लाइन पूरी किसने कही है? ये गेओर्ग हेगेल ने बोला। ये कौन है गेओर्ग हेगेल? ये जर्मन दार्शनिक है। दार्शनिक कौन होता है? जो फिलॉसफी पर बात करता है, जो व्यक्ति जीवन, संसार, इंसान, ज्ञान पर, सत्य, सही गलत, ईश्वर, इन गहरे सवालों पे सोचता है, विचार करता है, वही दार्शनिक होता है। तभी तो कहते हैं ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़, है ना, इसीलिए बोलते हैं। तो गेओर्ग हेगेल ने ये वाली बात कही है। भारतीय ग्रंथों का प्रभाव यूरोपीय दार्शनिकों, साहित्यकारों जो साहित्य लिखते हैं, ठीक है, और कवियों पर जो कविताएं लिखते हैं, कलाकारों पर और कुछ अवसरों पर राज्यकर्ताओं पर भी इनका प्रभाव पड़ा। राज्यकर्ता मतलब राज्य चलाने वाला व्यक्ति, यानी किसी देश के शासन को जो चलाता है, जैसे कि राजा, रानी या कोई शासक, वो। ठीक है, तो इन सभी लोगों पर भारत के ग्रंथों का प्रभाव पड़ रहा था यूरोप में, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका तक भी पहुंचा। कहाँ तक पहुंच गया? पहले तो भारत से उठ कर जो नॉलेज जा रही थी वो यहाँ तक जा रही थी, यहाँ के लोग इसके बारे में जान रहे थे। अब वो धीरे धीरे करके यहाँ पे भी आ गई। ये नॉर्थ अमेरिका, ये कंट्री है, यहाँ पे भी, नॉर्थ अमेरिका नहीं, सॉरी, यूएसए जो कंट्री है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे भी भारत के संस्कृति की चर्चाएं होने लगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा डिस्टेंस ये कवर हो गया, जहाँ पे भारत की संस्कृति की चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है कि कुछ तो बात होगी, तभी तो दूर दूर तक ये बातें उड़ रही हैं। बिना किसी बात के तो ऐसा होगा नहीं। लोग तो भारत को ये लोग ऐसे ही ख़राब बोलते हैं, ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो यह स्मरण कराता है कि यद्यपि राजनीतिक प्रभुत्व की धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, राजनीतिक प्रभुत्व मतलब कि किसी दूसरे देश पर राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक नियंत्रण होना, तो ये जो राजनीतिक प्रभुत्व है, इसकी धारा जो होती है वो तो एक दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब हमारे देश पर ब्रिटेन का कब्जा था। ठीक है, तो ब्रिटेन जो भी फैसले लेगा, राजनीतिक जो भी फैसले होंगे, तो ब्रिटेन से जो धारा चलेगी वो भारत की तरफ चलेगी, ब्रिटेन के सारे फैसले भारत पे लागू होंगे। ठीक है, मतलब ब्रिटेन का शासन चल रहा है। लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो उसकी धारा कभी कभी विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होती है। यानी कि भारत का जो सांस्कृतिक प्रभाव हो रहा था वो उल्टा चल रहा था इधर ब्रिटेन की तरफ, और इससे भी आगे यूएसए की तरफ, इस तरीके से चल रहा था।
तो सत्ता का प्रभाव तो आमतौर पर शासक देश से शासित देश की तरफ जाता है, जैसे ब्रिटेन से भारत की तरफ जा रहा था। लेकिन जो सांस्कृतिक प्रभाव होता है वो उल्टा भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि जिसकी संस्कृति ज़्यादा हाई फाई होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा डेवलप्ड होगी, उसके तो चर्चे होने ही होने हैं फिर। और हमारा भारत तो वैसे भी है ही एक महान देश, तो इसके चर्चे क्यों ना होते फिर, है ना। पूरे वर्ल्ड में भारत को जाना जाने लगा, भारत की संस्कृति को जाना जाने लगा। तो ये संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता अथवा कृष्ण अर्जुन संवाद, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो डायलॉग्स थे, बातचीत थी, उसके लिए ये टाइटल पेज आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक वर्तनी अनुसार, आधुनिक स्पेलिंग जो है इसमें, उसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद है ये 1785 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था, तो 1785 में, ठीक है। किसने किया था, अनुवादक कौन थे, चार्ल्स विल्किंस थे, ठीक है। तो ये आपको टाइटल पेज देखने को मिलेगा, द भगवत गीता और द डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन इन 18th लेक्चर। 18th लेक्चर मतलब ये 18 जो है वो पार्ट में, 18 चैप्टर में डिवाइडेड है विद नोट्स, मतलब अपने अलग से इसमें बातें भी कही गई हैं। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल इन द संस्कृत और एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मण्स की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, पुरानी लैंग्वेज थी संस्कृत, संस्कृत से ट्रांसलेट की गई है भगवत गीता। किसने की है, चार्ल्स विल्किंस ने की है। सीनियर मर्चेंट थे ये इन द सर्विस ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन देयर बंगाल एस्टेब्लिशमेंट। तो जब बंगाल पर इन्होंने अधिकार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसी की सर्विस में सीनियर मर्चेंट था ये चार्ल्स विल्किंस। तो तभी जो है ये भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था, बाकी ये लंदन से जो है वो पब्लिश की गई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत के क्या क्या ये लोग अपने पीछे छोड़ के गए। अब फटाफट से पूरे चैप्टर का हम कंक्लूजन देख ले रहे हैं, हमने देखा क्या क्या। तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश भारत की महान समृद्धि से आकर्षित हुए। उन्होंने उपमहाद्वीप पर वर्चस्व हेतु परस्पर संघर्ष किया, जिसमें अंततः ब्रिटिश शासन को प्रधानता प्राप्त हुई। तभी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर फिर राज कर पाए, ठीक है। उससे पहले तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटिशों की निर्दयी कर नीति ने जन सामान्य को भारी कष्ट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण अकाल पड़े और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। भारत के उद्योगों का भी योजनाबद्ध विनाश किया गया। विकास तो क्यों ही करेंगे, उसकी समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा के लिए अत्यंत विनाशकारी हुआ। तो भारत की जो हस्तशिल्प परंपराएं थीं वो सब की सब नष्ट हो गई, ठीक है। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने अपने प्रशासनिक ढांचे, विधिक प्रणाली मतलब नियम कानून बनाने की जो प्रणाली थी, और शैक्षिक संस्थाओं को थोप कर भारतीय समाज पर पूर्ण औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। इन्होंने शिक्षा वगैरह तक चेंज कर दी, तो वो पूरी तरीके से उनका औपनिवेशिक नियंत्रण हो जाता है भारत पे। पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्रचना, मतलब वहाँ के लोगों की संस्कृति की दोबारा से रचना करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर विशेष बल दिया। इन्होंने जो है वो ईसाई धर्म को ज़बरदस्ती मनवाने पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया, जिससे समाज में दीर्घकालिक विभाजन उत्पन्न हुआ। मतलब कुछ लोग ईसाई धर्म को मानने वाले बन गए, कुछ लोग भारतीय हो गए, इस तरीके से, ठीक है। वही फ्रांसीसियों की समायोजन की नीति थी। समायोजन की नीति मतलब एडजस्ट होकर चलना, ठीक है, लोगों के साथ में। तो जो पुदुचेरी वगैरह था, वहाँ पे जो भारत के स्थानीय लोग थे, उनकी संस्कृति थी, उसके साथ में तालमेल बैठा के ये लोग शासन कर रहे थे। इसीलिए पुदुचेरी में एक छोटे से फ्रांसीसी भारतीय वर्ग का निर्माण हुआ। मतलब उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो फ्रांस का भी वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला और भारत का भी। इन्होंने धर्म में जो है वो ज़बरदस्ती नहीं कराई, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब वही दूसरा आधा भाग, यहाँ पे दोबारा समझ लो, पूर्वार्ध होता है पहला आधा भाग, ठीक है, और जो उत्तरार्ध होता है वो होता है दूसरा आधा भाग। जैसे 18वीं शताब्दी है तो पूर्वार्ध इसका कौन सा हो जाएगा, 1700 से 1750 पहला आधा भाग हुआ। उत्तरार्ध मतलब 1750 से 1800 का टाइम, ये हुआ उत्तरार्ध, ठीक है। तो इसी समय की बात हो रही है उत्तरार्ध की। यहाँ से अनेक विद्रोह होना शुरू हो गए थे। जैसे हमने सन्यासी फकीर विद्रोह देखा था, वो 1770 के बंगाल के अकाल के बाद जो है वो शुरू हुआ था। इसके अलावा और भी उसी समय पे विद्रोह हुए थे, जैसे कि एक मिदनापुर और धालभूम का विद्रोह, ठीक है, मोआमरिया विद्रोह हुआ था, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच का विद्रोह। ये सब आपको याद नहीं रखने हैं, मैं बता रही हूँ कि इसी समय पर और भी विद्रोह हुए थे। इसीलिए यहाँ से कन्फ्यूज़ मत होना कि 18वीं शताब्दी की बात हो रही है और फिर यहाँ पे 1857 है। तो 18वीं शताब्दी में भी विद्रोह हुए हैं,
और 19वीं शताब्दी का ये वाला एग्जाम्पल है 1857 का, ठीक है। इसके महान विद्रोह ने कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को संकट में डाल दिया, यद्यपि इन अधिकांश विद्रोहों को क्रूरता से कुचल दिया गया, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत की शास्त्रीय संस्कृति जो थी, हमारी पुरानी परंपरागत संस्कृति, विशेषतः अनुवादित संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से पश्चिम में पुनः प्रवाहित हुई, वो पश्चिम की तरफ जाने लगी। क्योंकि पुनः प्रवाहित का क्या मतलब है, क्योंकि जो यूरोपीय थे उनके आने से पहले भी हम पूरे विश्व से या पश्चिम से जुड़े हुए थे, हमारी संस्कृति के बारे में पहले भी पश्चिम जानता था। लेकिन इनके आने से ये लोग जो अनुवाद कर रहे हैं संस्कृत ग्रंथों का, इससे फिर से ये चीज़ जो है वो प्रवाहित होने लगती है पश्चिम की तरफ, और जिसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रांसलेशन कर लिया इन लोगों ने तो उसी समय पर लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, बल्कि लंबे समय तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ पूरे चैप्टर का निचोड़। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। भारत में यूरोपियों की विरासत लास्ट टॉपिक था जो कि हमने पढ़ लिया है। अब चैप्टर 5 की जो पेंडिंग वीडियोस हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको वो वीडियो अब नेक्स्ट चैप्टर 5 की मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हुआ हो तो उसको कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।